Dear students, in last videos we have discussed that Michel was the scientist who discovered that there is a acidic substance present in the nucleus that he named as nuclein. And we all have studied the laws of inheritance proposed by Mendel. तो मेंडल के जो भी लॉज थे उनसे ये बात तो क्लियर हुई कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है और करेक्टर्स को कंट्रोल करती है। मेंडल के वर्डिंग्स में वो पर्टिकुलर सब्सटेंस फैक्टर होता है जो एक स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट है, लेकिन न्यूक्लियन सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस में मिशर ने ऑब्जर्व किया था, या वो फैक्टर्स, वो इमेजिनरी यूनिट्स जो मेंडल ने प्रपोज किए थे, उनकी केमिकल नेचर क्या है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। डीएनए जिनको आज हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ये बहुत बाद में डिस्कवर किया गया। हालांकि उसकी जो प्रेजेंस है वो न्यूक्लियस में मिशर ने रिपोर्ट की थी, जिसको उन्होंने न्यूक्लियन वर्ड यूज़ किया। मेंडल ने जो भी लॉज दिए थे वो बिना माइक्रोस्कोप के जो भी उनकी स्टडीज़ रही, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स रहे, उनके बेसिस पे उन्होंने फैक्टर्स वर्ड यूज़ किए थे। बट ही वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर कि ये फैक्टर्स की केमिकल नेचर क्या है। इसके बाद आपने लास्ट लेक्चर्स में सटन एंड बाउवरी एंड मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स, इनको भी स्टडी किया है। मॉर्गन ने लिंकेज एक्सपेरिमेंट से, जो कि उन्होंने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के ऊपर कंडक्ट किए थे, उनसे ये एक आइडिया ज़रूर हुआ कि जो इन फैक्टर्स की मेंडल बात कर रहे थे वो एक्चुअली क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हैं। सटन एंड बाउवरी की जो थ्योरी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एंड मॉर्गन्स के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इनसे एटलीस्ट एक बाउंड्री या एक नैरो रीजन हमें मिल गया जो ये प्रपोज करता था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी केमिकल नेचर का मटेरियल है जो कि किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करता है, वो एटलीस्ट न्यूक्लियस में लोकेटेड है। इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंड एवरी सेल। बट व्हाट इज नेचर ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल? क्या ये डीएनए है, क्या ये आरएनए है, क्या ये प्रोटीन है, या कोई और केमिकल सब्सटेंस? इसीलिए जब ये एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं या मॉर्गन्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसी तरह से दूसरे साइंटिस्ट के जब इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट्स की स्टडीज शुरू हुई, तो उनके साथ साथ एक क्यूरियोसिटी सभी साइंटिस्ट के लिए थी कि उस जेनेटिक मटेरियल की नेचर क्या है। सो आज के इस लेक्चर में हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से जेनेटिक मटेरियल की सर्च को एक तरीके से ट्रिगर किया गया। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में ज़रूर मिलने वाला है, और ये एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज दिस ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट एंड हाउ दिस एक्सपेरिमेंट helped to search out the nature of genetic material। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1928 की, जहाँ पर एक साइंटिस्ट जिनका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ रहा। ही वॉज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड ही वॉज वर्किंग ऑन ए बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो निमोनिया एक डिजीज़ है जिसको आपने सुना होगा। दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया डिजीज इन द मैमल्स। सो दिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वाज द experimental bacteria for Frederick Griffith, and he was working on this bacteria in 1928.
तो जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जब भी किसी माइक्रोब को स्टडी करते हैं तो वो उसे कल्चर करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनको स्टडी करने के लिए सबसे पहले किसी भी कल्चर प्लेट पर इनकी कॉलोनीज़ को ग्रो करवाया जाता है, और कोई भी इनसे रिलेटेड स्टडीज़ या तो कल्चर प्लेट में स्टडी किया जाता है इन्हें, या फिर इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक ये प्लेट दिखाई है, दिस इज़ द कल्चर प्लेट, जिसमें यहाँ पर वो मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एंड यू ऑल नो दैट दिस बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसको ग्रिफिथ इस प्लेट में ग्रो करवा रहे थे। तो उन्होंने कल्चर प्लेट में दो तरह के बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ देखी। जैसे यहाँ पर मैंने दो कॉलोनीज़ दिखाई हैं। कॉलोनी वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जैसे ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया का ग्रुप है। क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो हमें ये एक स्पॉट की फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर ये दो तरह की कॉलोनीज आप देख सकते हो एक कल्चर प्लेट के अंदर। ही ऑब्जर्व दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ colonies of this Streptococcus pneumoniae bacteria. He observed that one of the colony was shiny. यहाँ पर उनको एक कॉलोनी बैक्टीरिया की ऐसे दिखाई दी जो ग्लिसनिंग थी, शाइन कर रही थी, स्पार्कलिंग कॉलोनी थी। लेकिन जो उसके साथ आसपास कुछ और कॉलोनी, जैसे यहाँ पर दूसरी कॉलोनी दिखाई गई है, ये कॉलोनी शाइन नहीं करती थी। तो इस कॉलोनी को उन्होंने कहा शाइनी कॉलोनी, और ये वाली जो कॉलोनी जो शाइन नहीं करती थी रफ कॉलोनी बोली गई। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि इस एरिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं जो इस कॉलोनी को बनाते हैं, तो उसकी उन बैक्टीरिया के ग्रुप को अगर हम कॉलोनी के फॉर्म में देख रहे हैं तो वो शाइनी नज़र आती है, और ये वाला जो ग्रुप है बैक्टीरिया का ये हमें रफ क्यों नज़र आता है। तो इसके पीछे रीज़न ये रहा, देखिए इन कॉलोनीज़ में से ये बैक्टीरिया अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनमें से जैसे ये एक बैक्टीरिया को हमने यहाँ पे दिखाया क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। तो कोकस का मतलब है कि इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, और स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो वर्ड जब हम लगाते हैं तो यानी कि जो बैक्टीरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसकी शेप स्फेरिकल है वो एक साथ दो सेल्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्टेफाइलो को कई बैक्टीरिया भी कहलाते हैं। अगर वो दो से ज़्यादा अगर एक के साथ दूसरा अटैच हो, मतलब चेन के फॉर्म में हो, तब आप उसको स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन ये स्ट्रेप्टो है कोकस है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही सेल्स नज़र आती हैं। तो इस कॉलोनी से हमने बैक्टीरिया को पिक किया है, और इन बैक्टीरिया को आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप में आपको दो सेल्स इकट्ठा दिखाई दे रही हैं, और इन सेल्स पे आप देखिए सबसे बाहर एक कोट नज़र आ रहा है। ये ग्रीन कलर की लेयर दिखाई गई है। दिस ग्रीन कलर लेयर इज द म्यूकस कोट और विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। दिस इज पॉलीसैकेराइड कवरिंग, शुगर से बनी हुई एक कवरिंग है जिसको आप म्यूकस कोट कहते हैं। और इस पॉलीसैकेराइड या म्यूकस कोट की कवरिंग की वजह से ही ये शाइनी थे। इस ग्रुप में जो भी बैक्टीरिया हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनकी फीचर ये थी कि दे वर हैविंग दिस म्यूकस कोट अराउंड देम। ओके, लेकिन बिल्कुल इससे मिलते जुलते बैक्टीरिया यहाँ देखिए, ये भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं, निमोनियाई बैक्टीरिया हैं, लेकिन इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए। इन बैक्टीरिया की ऊपर आपको कोई भी ऐसा पॉलीसैकेराइड या म्यूकस का कोट नज़र नहीं आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर ये कोट है इसीलिए ये शाइनिंग है, जबकि इन बैक्टीरिया के ऊपर ये कोट नहीं है इसीलिए ये आपको रफ दिखाई देते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस म्यूकस कोट और एब्सेंस ऑफ दिस म्यूकस कोट, he classified these bacteria as S strain bacteria। S यहाँ पर स्मूथ बोल सकते हैं आप,
स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, और ये क्योंकि रफ कॉलोनी के बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर ये ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग नहीं है, तो इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया या आर स्ट्रेन। यानी एक तरीके से इस बैक्टीरिया की दो तरह की वैरायटीज हैं, दो तरह के बैक्टीरिया हैं, स्पीशीज सेम है लेकिन एक या दो फीचर्स में ये डिफर कर रहे हैं। जैसे एक फीचर तो हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि दिस बैक्टीरिया, द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, दे डोंट हैव म्यूकस कोट, while the S strain bacteria they have mucus coat around them। अब यहाँ पर हुआ क्लासिफिकेशन दो तरह के बैक्टीरिया का। इसके बाद उनके जो एक्सपेरिमेंट्स रहे वो एक्सपेरिमेंट्स माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट थे। उन्होंने इन बैक्टीरिया को यूज़ किया माइस के ऊपर कि अगर इस रफ कॉलोनी को इंजेक्ट करवाते हैं बैक्टीरिया में तो क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी, और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर इंजेक्ट करवाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी। तो यहाँ पर उनके एक्सपेरिमेंट्स को हमने कुछ स्टेप्स की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर आप हेडिंग देखिए, एक्सपेरिमेंट्स एंड हिज ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स की जो स्टेप्स रही उनको देखते हैं। ये पहले टाइप का एक्सपेरिमेंट है, इसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये एक एस स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया को हमने दिखाया है। तो उन्होंने क्या किया, इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट करवाया, और जैसे ही एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट करवाया गया तो सभी माइस की डेथ हो गई। ऑल वर किल्ड। Why the mice were killed? Because of the pneumonia। तो क्योंकि एस स्ट्रेन की वजह से माइस में निमोनिया हो जाता है, इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को हमने कहा वायरुलेंट। ये वायरुलेंट स्ट्रेन है। कौन से स्ट्रेन है ये? एस स्ट्रेन टाइप के जो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि वो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनकी वजह से निमोनिया हो जाता है, इसीलिए हमने इनको वायरुलेंट स्ट्रेन कहा। ये तो हुआ उनका पहला एक्सपेरिमेंट। नाउ कम टू द सेकंड एक्सपेरिमेंटल स्टेप। अब उन्होंने नॉन वायरुलेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किया। नॉन वायरुलेंट, जैसे कि इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मैंने ग्लाइकोकैलिक्स की कोटिंग दिखाई है, यहाँ पे नहीं दिखाई है। ये रफ टाइप के बैक्टीरिया हैं। रफ टाइप के बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया था। और उनकी जो ऑब्जर्वेशन ये रही कि इनसे कोई भी माउस किल नहीं होता है। ऑल माइस वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द निमोनिया, दे वर नॉट इन्फेक्टेड बाय द निमोनिया, एंड दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन वाज टर्म्ड एज नॉन वायरुलेंट। यानी इस नॉन वायरुलेंट की वजह से माइस में कोई भी निमोनिया नहीं होता, वो सेफ रहते हैं, इसलिए हम इसको नॉन वायरुलेंट कहते हैं। तो आर स्ट्रेन कैसी स्ट्रेन है? नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन कैसी है? जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है, तो ये वायरुलेंट स्ट्रेन है। तो यहाँ तो बात क्लियर हुई कि एस स्ट्रेन की वजह से माइस की डेथ होगी और आर स्ट्रेन की वजह से माइस पर एटलीस्ट निमोनिया का इन्फेक्शन नहीं होगा। अब देखिए थर्ड स्टेप, थर्ड टाइप का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, उन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो वायरुलेंट हैं, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो सकती है, उन्होंने इन्हें हीट किल किया। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब दिखाई है, ये हीट दी जा रही है और इन बैक्टीरिया को जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट किया गया, हीट करने के बाद इन हीटेड बैक्टीरिया को अगेन इंजेक्ट किया गया माइस में, बिल्कुल ऐसे ही। बस इस वाले स्टेप में और इसमें स्टेप में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हम उसे हीट किल करके माइस में इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही आप हीट करेंगे तो वो किल हो जाते हैं, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। यानी कि जो भी बैक्टीरिया अब माइस में इंजेक्ट किए जा रहे हैं वो डेड हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ऐसे डेड बैक्टीरिया को जिन्हें हीट से किल किया गया है माइस में अगर इंजेक्ट किया जाएगा
तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली डेथ नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद ही डेड हैं, तो ये माइस को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए डेथ नहीं हुई। तो ये स्टेप्स क्लियर हैं आपको। एस स्ट्रेन की वजह से डेथ हो जाती है, लिविंग एस स्ट्रेन की वजह से। रफ स्ट्रेन इन्फेक्शियस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस स्ट्रेन को अगर आप हीट से किल करके इंजेक्ट करते हैं तो डेथ नहीं होती है, क्योंकि ये डेड बैक्टीरिया है, ये किसी भी तरीके से माइस को हार्म नहीं पहुंचा सकते। अब फोर्थ स्टेप देखिए, यहाँ आपको क्लियर है कि हीट किल्ड से कोई नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो ओबियसली हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना था। लेकिन यहाँ एक स्पेशल पॉइंट हम मेंशन करेंगे कि उन्होंने इसको मिक्स किया। देखिए मैंने इसको यहाँ पर प्लस का साइन दिखाया, जिससे कि आप ये आइडिया लगाएं कि हमने इनको मिक्स किया है किन के साथ, आर स्ट्रेन्स के साथ। आर स्ट्रेन तो वैसे ही नॉन इन्फेक्शियस है, आपने यहाँ पे देखा था, इनसे कोई भी हार्म नहीं होना है। और एस स्ट्रेन जो है वो ऑलरेडी हीट किल्ड है, तो इनसे भी कोई नुकसान नहीं होना है, जो आपने इस स्टेप में देखा है। तो इन दोनों को मिक्स करके, कौन से स्ट्रेन्स को, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन को किल किया हुआ है और आर स्ट्रेन वैसे ही नॉन इन्फेक्शियस है, दोनों को मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया गया। तो अगेन आई एम आस्किंग यू, क्या रिजल्ट होना चाहिए? रिजल्ट होना तो ये चाहिए कि इनसे कोई भी माइस की डेथ नहीं होगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसे, ऑल माइस वर डेड, सभी की डेथ हो गई, ऑल माइस वर डेड। अब यहाँ पर बड़ा स्ट्राइकिंग सा एक क्वेश्चन, एक स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन रही, और इसकी वजह से क्वेश्चन ग्रिफिथ के सामने आया कि ये हुआ कैसे। आर स्ट्रेन तो इन्फेक्शियस ही नहीं थी, ये नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है जो उन्होंने यहाँ पर नोटिस किया था। हीट किल्ड एस स्ट्रेन भी नॉन इन्फेक्शियस हो जाती है क्योंकि वो हीट किल्ड है। तो ये डेथ कैसे हुई, माइस में निमोनिया कैसे हुआ? यहाँ पर उन्होंने इन माइस की डेड बॉडीज को ऑब्जर्व किया। ही आइसोलेटेड द बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, इनकी बॉडी से उन्होंने उन बैक्टीरियाज को रिकवर किया जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। एंड अगेन दिस वाज ए स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन। एक स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बैक्टीरिया उनको, इन माइस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहली ऑब्जर्वेशन, स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर थी। दूसरी स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन उन्हें यहाँ मिली, जैसे इन्होंने डेड बॉडीज़ को में ऑब्जर्व किया कि किस वजह से इन माइस की डेथ हुई है। ही वॉज सरप्राइज दैट डेथ वॉज बिकॉज ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। उन सभी माइस की बॉडी से उन्हें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। ये कैसे हुआ? एस स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया, जबकि हमने अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेप में देखा है कि जितने भी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो तो सारे हीट किल्ड थे। तो ये लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहाँ से आए? इस एक्सपेरिमेंटल स्टेप के बाद ग्रिफिथ ने जो कंक्लूजन दिया वो कुछ हम इस डायग्राम की हेल्प से डिपिक्ट कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग के जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, जिनके पास ये ग्लाइकोकैलिक्स की कोटिंग होती है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये म्यूकस का कोट है। इस म्यूकस कोट की वजह से ही ये बैक्टीरिया वायरुलेंट हैं, इन्फेक्शियस हैं। लेकिन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिक्स किया गया था आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ, तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि इन बैक्टीरिया में से, डेड बैक्टीरिया में से कोई सब्सटेंस, देखिए यहाँ पर हम उस सब्सटेंस का नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ग्रिफिथ इनके बारे में, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं थी। ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द थिंग विच वॉज कमिंग आउट फ्रॉम दिस कॉलोनीज, फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। उन्हें नहीं मालूम था कि क्या चीज़ है जो इस बैक्टीरिया से बाहर आई है।
क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसका ये म्यूकस कोट डेवलप होता है। बस उन्होंने ये जरूर कहा कि देयर इज समथिंग, यहाँ पे हम वर्ड यूज करें समथिंग, दैट was transferred from this S strain bacteria. हीट किल्ड S strain बैक्टीरिया से कोई चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो गई है किसके सेल्स के अंदर, लिविंग R स्ट्रेन्स के अंदर। लिविंग हमारे R स्ट्रेन लिविंग ही लिए गए थे, इनके अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हो गई और ट्रांसफ़र होने के बाद इन्हें इन बैक्टीरिया को उस चीज़ ने, उस समथिंग ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है ट्रांसफॉर्म, फॉर्म यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस को बदल दिया। दिस वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो भी ये समथिंग जो उन्होंने वर्ड यूज किया, ही टर्म दैट देयर इज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देयर इज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल which transferred from heat killed S strain bacteria to R strain bacteria, और इन R strain bacteria को उस something ने, उस transforming principle ने किसने बदल दिया, S strain में। आज हम जानते हैं कि वो जो यहाँ से S strain से R strain में जाने वाली चीज़ है वो डीएनए रही होगी, क्योंकि डीएनए ही डिसाइड करता है कि इसके ऊपर म्यूकस का कोट बनेगा नहीं होगा, क्योंकि सभी फीचर्स को डीएनए रेगुलेट करता है। लेकिन ग्रिफिथ को इस बारे में नहीं मालूम था, सिर्फ उनकी एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे, इन सभी स्टेप्स के बेसिस पे उन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो ये कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया दे ट्रांसफर्ड a transforming principle in the cell of R strain and transformed them into S strain. ये ट्रांसफॉर्म्ड R बैक्टीरिया ही हैं, ये जो बैक्टीरिया थे जो अब S strain बन गए हैं, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से इन माइस की डेथ हुई थी। इन हीट किल्ड बैक्टीरिया की वजह से डेथ नहीं हुई, ना तो होनी थी, लेकिन इनकी बॉडी से इन R स्ट्रेन में जो भी मटेरियल चला गया तो ये S स्ट्रेन में बदल गए, और S स्ट्रेन आपको मालूम है कि वायरुलेंट होती है, इसीलिए ये माइस की डेथ हो गई। सो दिस वाज द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। अगेन आई एम सेइंग ही वाज नॉट अवेयर अबाउट द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस सब्सटेंस की बायोकेमिकल नेचर के बारे में उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या हो सकता है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने एक तरीके से दूसरे साइंटिस्ट के लिए एक वे, या आप कह सकते हैं उनको एक क्वेश्चन मिल गया कि लेट्स फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। So this was all about Griffith's transforming principle experiment, and I hope this experiment is clear to you.